हेलो दोस्तों, मैं जयंत निगम आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं न्यू महिंद्रा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके सामने परंपरागत विषयों को छोड़कर जीएस के अंतर्गत एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो बिल्कुल ऑनलाइन मोड में आपके लिए एक क्रांति स्वरूप भी है और हमारे लिए भी। ठीक है, तो ये जो है विषय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत कम ही सूक्ष्म रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन न्यू महिंद्रा संस्थान की एक पहल के रूप में हम उसमें सहभागी बनते हुए आपके सामने इस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं और इस विषय का नाम है इकोनॉमी। जो हम अपने कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत देखते हैं कि इसका आज के समय में महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो इकोनॉमी सेक्शन का या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड। अब यहाँ पर जब भी करंट अफेयर की बात आती है, उसमें जब भी हम अपने इकोनॉमी सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें अपने अल्प ज्ञान की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि हमने इसके स्टैटिक पोर्शन को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। तो हम इसके स्टैटिक सेक्शन को कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को लेकर हम आपके सामने आज उपस्थित हुए हैं। तो इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत जब हम लोग इस विषय की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है जो आपका इंटरेस्ट जगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो है इस इकोनॉमी का परिचय। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग इसके विभिन्न प्रकार के आयामों को, विभिन्न शब्दावलियों को, बहुत सारी चीजों को इस क्लास के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यदि हम बात करें ये इकोनॉमी है क्या, तो जितने भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और जो हमारी वीडियो देखेंगे उन्होंने अपना जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक, ग्रेजुएशन में उन्होंने इसके बहुत बड़े भाग को पढ़ा हुआ है जिसे आप लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोले तो अर्थशास्त्र। ठीक है, तो मोटे रूप में हम इंट्रोडक्शन के अंतर्गत इस इकोनॉमिक्स वाले भाग को देखने का प्रयास करेंगे और इस इकोनॉमिक्स वाले भाग के अंतर्गत हम अपने कंपटीशन एग्जाम के एक भाग इकोनॉमी को भी देखेंगे। तो यदि हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला गोला है वो आपको इकोनॉमिक्स को बताएगा और इकोनॉमिक्स को बोला जाता है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा भाग हो गया जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स वो क्या है, एक बहुत बड़ा गोला है और उस गोले के अंतर्गत एक छोटे गोले के रूप में हम अपने कंपटीशन एग्जाम के जो एक सब्जेक्ट है उसे पढ़ेंगे, उसका नाम है इकोनॉमी। और इकोनॉमी को हिंदी में बोला जाता है अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है, एक बड़ा गोला और उस बड़े गोले के अंतर्गत एक छोटा गोला, वो क्या है आपका इकोनॉमी। ठीक है, तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप इन दोनों के बीच के एक छोटे से अंतर को भली भांति समझ चुके होंगे। तो हम जब भी अपने ग्रेजुएशन पीरियड की बात करें या एकेडमिक पीरियड की बात करें तो हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ पर मुख्य रूप से हमें पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ाया जाता है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन हम जब कंपटीशन एग्जाम में उतरते हैं और जब कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना होता है? इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था। तो एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होती है, उसके क्या क्या भाग होते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, जब हम इनका एक समग्र अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि हम मुख्य रूप से किसका अध्ययन कर रहे हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका? इकोनॉमी का। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखेंगे कि अपने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंतर्गत कि हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो
अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत छोटे से पार्ट को देखते हैं कि कैसे हमारा अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कैसे परिभाषित होता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो है या इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है ओकियोनोमिया। किससे उत्पन्न हुआ है? ओकियोनोमिया से उत्पन्न हुआ। इस ओकियोनोमिया का जब हम हिंदी में मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब होता है गृह प्रबंधन। इसका क्या मतलब होता है? गृह प्रबंधन। ठीक है, कि आप अपने हाउस होल्ड को या गृह को कैसे मैनेज करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू, हम सभी जो है वो युवा पीढ़ी के लोग हैं और हमारे खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। आप बहुत सारे लोग पढ़ाई के पर्पज से अपने घर से दूर भी रहते होंगे। ठीक है, और कभी कभी मंथ में ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं जिन्हें करना भी जरूरी है और हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, और घर से जो इनकम आती है वो बंधी हुई है। अब मान लीजिए किसी महीने में आपके घर से जो रुपए आया था वो 5,000 था, लेकिन उसी महीने आपका जो खर्चा है वो 5500 का है। तो यहाँ पर आपकी आय या जो घर से पैसा आया हुआ है और जो व्यय है उसके बीच में कितना अंतर आ गया? 500 रुपए का अंतर आ गया। कितना बच्चों आ गया? 500 रुपए का अंतर आ गया। अब इस 500 रुपए के अंतर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसे करना क्या है? बहुत जरूरी है। अब जैसे बाहर लोग हैं, ठीक है, तो बाहर लोग क्या है, कभी कभार बुक्स की डिमांड होती है, कभी कभार फिल्म देखने की भी डिमांड होती है, कभी कभार किसी को घुमाने की भी डिमांड होती है। तो ये बहुत डिमांड्स होती हैं जिनको आपको क्या करना है? पूरा ही करना है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस बढ़े हुए खर्चे को आप कैसे मैनेज करेंगे? ये सभी जानते हैं आप कैसे मैनेज करेंगे। आप क्या करेंगे? दूसरे से उधार लेंगे। क्या करेंगे? दूसरे से उधार लेंगे। या मैनेज ही करना है, पहला तो तरीका हो गया उधार लेने का, लेकिन यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है? आप किसी खर्चे को क्या करेंगे? कम कर देंगे। जैसे बाहर रहने वाले मुख्यतः यूपी के जो लोग हैं वो इलाहाबाद तरफ जाते हैं, तो वहां क्या करेंगे? एक टाइम सब्जी खाना बंद कर देंगे, या एक टाइम दाल खाना बंद कर देंगे, या एक टाइम जो है बाहर चाय पीना बंद कर देंगे, या समोसे खाना, जो चटपटी चीजें खाना, वो सब क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और ये मैनेज करने का प्रयास करेंगे कि ये जो बढ़ा हुआ 500 रुपए है ये कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए जाके, और हमारा पूरे महीने का खर्चा किसमें कंप्लीट हो जाए? 5,000 में कंप्लीट हो जाए। तो आप देखिए इस बढ़े हुए खर्चे को आप विभिन्न प्रकार से क्या कर रहे हैं? मैनेज करने का, प्रबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही जब गुण हम अपने देश के अंतर्गत, अपने परिवार के अंतर्गत, एक राज्य के स्तर पर जब ये प्रयास करते हैं तो हम किसके अंतर्गत ये सभी प्रयास करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का एक सीधा सा मतलब हो गया कि सीमित संसाधनों के अंतर्गत। भाई सीमित संसाधन है कितने? 5,000 हैं। अब आपको इसमें किसी भी तरह से अपना खर्चा निभाना है, तो सीमित संसाधनों के अंतर्गत एक परिवार, भाई आप भी, एक राज्य, भाई एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये भी राज्य भी, देश, भारत देश,
चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, कोई भी। तो सीमित संसाधनों के अंतर्गत एक परिवार, राज्य या देश अपने समस्त खर्चों को जब प्रबंधित करता है, तब इसका अध्ययन ठीक। सीमित संसाधनों के अंतर्गत एक परिवार, राज्य, देश अपने समस्त खर्चों को जब प्रबंधित करता है, तो इसका समस्त अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इसका समस्त अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इसका समस्त अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका समस्त अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। इसका समस्त अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? अर्थशास्त्र के। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपके पास सीमित संसाधन है, सीमित आय के स्रोत हैं, और उसी आय के स्रोत में आपको अपने समस्त खर्चों का संचालन करना है, उनका प्रबंधन भी करना है। जब ये फोल फिनोमेना हम देखते हैं तो हम किस विषय के अंतर्गत देखते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तो ये जो प्रबंधन है वो एक परिवार के स्तर पर भी, एक राज्य के स्तर पर भी, एक देश के स्तर पर भी होता है। जब इसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत? अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए, अर्थशास्त्र को दो रूपों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, या दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र को दो रूपों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है समष्टि अर्थशास्त्र, इसे बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इधर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, सिंपल सी डिफिनेशन है इनकी भी। जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के व्यापक पक्षों का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र मिलता है। ठीक है, वहीं पर जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है? समष्टि अर्थशास्त्र मिलता है। ठीक है, तो यहां पर डिफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? जब अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन, जब अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पक्षों का अध्ययन किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। जब अर्थव्यवस्था के जब अर्थव्यवस्था के व्यापक पक्षों का अध्ययन किया जाता है,
तो वहां पर क्या होता है? तो वहां पर क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं या कौन कौन से कारक आते हैं। जैसे उत्पादन। सबसे पहला क्या है? उत्पादन। एक इंडस्ट्री कितना उत्पादन कर रही है, वो किसके अंतर्गत आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। दूसरा, उपभोग। ठीक है, एक इंडस्ट्री द्वारा किया गया उत्पादन का कितना लोग उपभोग कर रहे हैं, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। इसी तरह आय, व्यय। ठीक। तो उत्पादन, उपभोग, आय, व्यय, ये जितने भी यहां पर कारक लिखे हुए हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन का अध्ययन करते हैं, तो हम किसका मुख्य रूप से अध्ययन कर रहे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग एक देश के अंतर्गत कितना उत्पादन हो रहा है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। वहीं पर जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो डिफिनेशन लिखी हुई है, जब अर्थव्यवस्था के व्यापक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, मतलब इसका एक कारक एक परिवार से लेकर एक राज्य और एक देश पर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, जब इसका अध्ययन होगा तो किसके अंतर्गत होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होगा। और इसके कारक देखिए, सबसे पहला है मुद्रास्फीति। तो महंगाई एक परिवार के लिए भी है, एक राज्य के लिए भी है, और अंततः एक देश के लिए भी क्या है? मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई है। इसके बाद आर्थिक समृद्धि। एक देश, ठीक है, एक देश आर्थिक स्तर पर कितना विकास कर रहा है, उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि भी कैसा हो गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक क्या है यहाँ पर? कारक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, आर्थिक विकास। ये भी एक कैसा है? ठीक है दोस्तों, यहां भी एक कैसा है? जब एक आर्थिक स्तर पर, ठीक है, एक देश समृद्धि की राह पर आगे बढ़ते हुए एक कांस्टेंट सिचुएशन को हासिल कर लेता है, तो उसे यहां पर क्या बोला जाता है? आर्थिक विकास बोला जाता है। तो ये भी जब हम अध्ययन करेंगे तो किसके अंतर्गत करेंगे? अर्थव्यवस्था के व्यापक पक्ष अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, अब आइए आगे। अब यहां पर जितना भी आपने क्लासिफिकेशन देखा है, जितना भी आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, वो सभी जो क्लासिफिकेशन है, वो रैगनार्ड फ्रिश द्वारा क्या किया गया था? अर्थशास्त्र का यह जो वर्गीकरण है, वो किसके द्वारा किया गया है? एक अर्थशास्त्री है रैगनार्ड फ्रिश, जिन्हें
1969 में, ध्यान से, जिन्हें 1969 में अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रैगनाल्ड फ्रिस्क ने क्या किया था? अर्थशास्त्र का यह वर्गीकरण किया था, अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इस विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ? रैगनाल्ड फ्रिस्क को एक नाम और ध्यान रखिए, जैन टिम्बर्जन, जैन टिम्बर्जन। तो रैगनाल्ड फ्रिस्क और जैन टिम्बर्जन को 1969 में क्या किया गया था? अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रो वाला सेशन। हम उम्मीद यहाँ पर करते हैं कि जो पहल इस महिंद्रा कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई है कि बच्चों को परंपरागत विषयों के साथ साथ जो नए नए परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट विषय हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाए। तो इस पहल में हम उम्मीद करते हैं कि इकोनॉमी सेक्शन का ये वाला जो छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था आपके लिए बहुत जानकारी योग्य साबित होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। और हम ये आशा करते हैं कि आप जिस तरह से न्यू महिंद्रा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से अपना प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से इस नई पहल को भी अपना वही प्यार देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।